नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एन करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 1 पढ़ाना जा रहा हूं। तो व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? अरेंजमेंट ऑफ ऑल नोन एलिमेंट इन द टेबुलर हॉरिजॉन्टल रोड्स पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स। जैसे कि आप एक मॉल में जाते होंगे तो वहां पे हर चीज एक सिस्टमैटिक तरीके से रखी रहती है। हर जगह पे जहाँ पे कॉपी किताब की दुकानें होती है वहाँ कॉपी किताब रखी रहती है, जहाँ शोरूम की दुकान होती है वहाँ शोरूम की रखी है। इसी तरह से जब हमारे प्रीवियस टाइम पे जब हमारे खूब सारे एलिमेंट जब खोजते थे तो डिस्कवर करते थे तो मिलते जाते थे तो उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से रखने के लिए मेटल्स और नॉन मेटल और मेटलाइट्स को रखा गया। जैसे कि हम बात करते हैं लेवोसियर क्लासिफिकेशन का, तो ही क्लासिफाइड एलिमेंट इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज मेटल and second is non-metal. After some time it was observed that elements which are known as metal have tendency to lose electron and non-metal have टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब जो मेटल होते थे वो क्या करते थे, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते थे, और जो नॉन मेटल होते थे वो क्या करते थे, गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब जो मेटल रहता था वो इलेक्ट्रॉन क्या करता था, लूज करता था। मतलब मेटल क्या है, कैटायन है, और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, गेन करता था। मतलब ये क्या है, एनायन है। तो आफ्टर सम टाइम मेटलाइट्स आर डिस्कवर विच हैव बोथ प्रॉपर्टीज मेटल एंड नॉन मेटल, हेंस लेवोसियर थ्योरी क्या हो गई, फेल्ड हो गई। किस वजह से? पहले इन्होंने क्या क्लासिफाइड किया था, मेटल और नॉन मेटल क्लासिफाइड किया था। इन्होंने बताया था जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। उसका जब मेटलाइट डिस्कवर हो गया तो इनकी दोनों प्रॉपर्टी, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती थी, मेटलाइट भी होते थे और नॉन मेटल भी होते थे। मतलब इनकी थ्योरी क्या हो गई थी, फेल्ड हो गई थी। तो पहले आप इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं डॉबनर की। तो डॉबनर ने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने 3 ग्रुप डिस्कवर किए थे। पहला था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुडेरियम, कैल्शियम, बैरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम। तो इसमें देखिए, तो इस ग्रुप में उन्होंने क्या बताया था कि अगर किसी 2 ग्रुप को जोड़ते हैं तो तीसरा ग्रुप निकल आता है। जैसे कि 39 प्लस 133, तो इसको जब हम डिवाइड अपॉन 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 86। मतलब ये रुवेडियम के क्या है, समथिंग इक्वल है। उसी तरह जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम ले लिया और उससे बैरियम कर लिया, तो 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 88.5। मतलब ये स्ट्रोंशियम के क्या है, समथिंग इक्वल है। तो इतना आपको पता चल गया होगा कि डॉबनर ने क्या डिस्कवर किया था कि किन्हीं 2 एलिमेंट का फर्स्ट और थर्ड को अगर हम जोड़ेंगे तो सेकेंड का निकल आएगा। अकॉर्डिंग टू डॉबनर, if the elements are arranged in the order of increasing atomic mass, we made the group of third element having same physical properties. According to him, mass of the middle element is almost equal to average atomic mass of first and third element. इसका डॉबनर ने कहा था कि अगर उन्हें हम अरेंज इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं थर्ड एलिमेंट को, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। और उनका जैसे कि लिथियम प्लस पोटेशियम करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो वो जो सोडियम का है उसका जो मास नंबर है वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। तो डॉबनर ने कहा था अगर हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को दोनों को ऐड करेंगे तो जो उसका सेकेंड एलिमेंट होगा उसका मास क्या होगा, सेम होगा। अकॉर्डिंग टू हिम, मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। मतलब अगर हम फर्स्ट और थर्ड को दोनों को ऐड करेंगे तो जो मिडिल टर्म होगा उसका मास के इक्वल होगा। जैसे कि लिथियम प्लस पोटेशियम का करेंगे तो क्या होगा, वो सोडियम के ऑलमोस्ट इक्वल होगा। उसी तरह अगर हम बेरियम और कैल्शियम करते हैं तो वो ऑलमोस्ट मैग्नीशियम के इक्वल होगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक था कि सम ऑफ द ग्रुप डज नॉट फॉलो डॉबनर ट्रिक्स बट दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि
जो इसके बाद इनका ड्रॉबैक था कि ये प्रॉपर्टी और ग्रुप में जस्टिफाई नहीं हो रही थी, लेकिन जो उनकी प्रॉपर्टीज थी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वो क्या थी, सेम थी। तो डॉर्बनर का ड्रॉबैक क्या था कि ये जो प्रॉपर्टी है ये आगे ग्रुप में फॉलो नहीं हो रही थी। तो आपने जान लिया कि डॉर्बनर ट्रेड्स होता क्या है। अगर हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को ऐड करेंगे तो वो सेकंड के इक्वल होगा, लेकिन ये जाके प्रॉपर्टी आगे जाके ये जस्टिफाई नहीं हुई। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए आप। Now we will talk about Newland law of octaves. If the elements are arranged order of increasing atomic mass, then the first and eighth element have the same property like संगीत मुगल नोटेशन सा रे गा मा पा धा नी। मतलब जो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 जो ये फर्स्ट और एट प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। मतलब लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होगी। सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। बोरॉन और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। मतलब कि अगर हम इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखते हैं तो उसकी फर्स्ट और एट्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। इसको हम बोलते हैं संगीत मुगल नोटेशन बोलते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। और जो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन ये जो न्यूलैंड ऑक्टेव था ये बाद में इसका मान फेल हो गया था। किस वजह से फेल हो गया था, क्योंकि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस एलिमेंट एंड द डी ब्लॉक एलिमेंट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल। जब इनर्ट गैस डिस्कवर हो गया था तो ये जो ये लॉ था ये क्या हो गया था, फेल हो गया था, क्योंकि ये आगे जो जस्टिफाई नहीं हो रहा था। फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी जस्टिफाई नहीं हो रही थी, तो ये इसका ड्रॉबैक था इस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। नाउ राइट डाउन। नाउ वी विल टॉक अबाउट लॉथर मेयर कर्व। तो लॉथर मेयर कर्व ने एक ऐसा ग्राफ बनाया था जिसमें पहला एटॉमिक वॉल्यूम था और नीचे क्या था, एटॉमिक मास था। तो इसमें पहले लिथियम रखा, फिर बेरिलियम रखा, फिर फ्लोरीन रखा, फिर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, वैलियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, आयोडीन, सेल्सियम एंड बैरियम। ये जो नीचे वाले एलिमेंट थे जो ये थे, ये क्या थे, ट्रांजिशन एलिमेंट थे। तो इसमें हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन था, लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, रुबिडियम था और सेल्सियम। ये कौन से थे, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट थे जिनकी पोजीशन यहाँ पे थी, यहाँ पे। तो फिगर देख के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेल्सियम, ये कौन से थे, हाईली पॉजिटिव एलिमेंट थे। अब जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट थे वो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व में थे, जैसे कि Be मतलब कि बेरियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम। ये क्या थे, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट थे, ये डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व में थे। अब बात करते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट असेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व में। तो वो कौन से थे, फ्लोरीन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था और कौन से थे, आयोडीन थे। ये कौन से थे, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो हमने जान लिया कि कौन सा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, कौन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है और कौन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो पहले हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी लेवेसियर क्लासिफिकेशन में। इसमें क्या था कि इन्होंने खोज की थी मेटल और नॉन मेटल। इन्होंने बताया था कि जो मेटल होता है वो क्या होता है, लूज टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन, और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इनकी थ्योरी क्यों फेल हो गई थी, क्योंकि जब मेटोलाइट्स आ गए थे, जब मेटोलाइट का डिस्कवरी हुई थी तो उनके पास दोनों प्रॉपर्टी थी, मेटल भी थे और नॉन मेटल थे। उसके बाद हमने बात की थी डॉर्बनर्स की। तो डॉर्बनर ने क्या क्लासिफाई किया था कि फर्स्ट और जब थर्ड एलिमेंट को हम ऐड करेंगे तो उसका जो सेकेंड एलिमेंट है उसके मास नंबर उससे बराबर होगा। लेकिन ये आगे जाके ये ग्रुप क्या हुआ, जस्टिफाई नहीं हुआ, तो इनकी भी थ्योरी क्या हो गई, फेल्ड हो गई। फिर हम बात करते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने बताया था कि
अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखेंगे तो जो फर्स्ट और एट्थ की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम होगी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। लेकिन जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी हो गई उसके बाद ये थ्योरी भी फेल्ड हो गई। और लॉथर वेयर कर्व में हमने जान लिया कि जैसे कि ये चीज है तो ये चीज क्या है, पैराग्राफ में बहुत सी मतलब आपको समझने में दिक्कत हो रही है, इसी वजह से ये वाली भी थ्योरी क्या हुई, जस्टिफाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाई जो जिस तरह से आपको समझानी चाहिए थी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।